बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे नूर मुकद्दम केस के हवाले से। ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस केस में अब तक की पेशरफ्त है क्या। मुलजिम जाकिर जाफ़र और इस्मत जाफ़र के हवाले से भी बातचीत करेंगे और ज़ाहिर जाफ़र केस के हवाले से भी बातचीत करेंगे। ज़ाहिर जाफ़र केस इस वक्त अदालत के अंदर मौजूद है, प्रोसिक्यूशन का सिलसिला जारी है और बहुत सारी चीज़ें और हक़ाइक़ हैं जो सामने आते चले जा रहे हैं। आज के दिन में जाकिर जाफ़र और इस्मत जाफ़र जो मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र के पेरेंट्स हैं, उन्होंने एक दरख्वास्त दे रखी थी जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़िलहाल उसके हवाले से ज़मानत की दरख्वास्त थी, फ़ैसला महफूज कर लिया और ख्याल किया जा रहा है कि 1-2 रोज़ में फ़ैसला सुना दिया जाएगा कि उसके वालिदैन को इस केस के अंदर ज़मानत मिलनी है या नहीं। साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसके अलावा इस सारे असना और इस सारे वाक़े को लेकर इस्लामाबाद के अंदर कल भी हमने देखा ऐसे मनाज़िर हमारे सामने ख़बरें आई जिसके अंदर सिविल सोसाइटी और नूर मुकद्दम की फ़ैमिली जो है वो सारी मौजूद थी और एक प्रोटेस्ट कॉल किया गया था जिसमें इज़हार यकजहती नूर मुकद्दम की फ़ैमिली से भी किया गया। और इसके साथ साथ इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़ोर दिया गया कि माशरे के अंदर बढ़ता हुआ इस वक्त जो एग्रेशन है उसको यकीनी तौर पर कम होना चाहिए। ख़वातीन के हुकूक और सेफ्टी के हवाले से भी बहुत सारे स्लोगन्स हैं जो रेज़ किए गए थे। आज के प्रोग्राम में इन तमाम चीज़ों को सामने लाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन तमाम नुक्तों पर इस वक्त जो है वो चीज़ें कहाँ पर मौजूद हैं। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर वकास अब्रेज़ साहब, एन एक्सपर्ट ऑन लॉ। फरजाना बारी साहबा हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगी, ह्यूमन राइट्स पे उन्होंने बहुत ज़्यादा मैसिवली काम किया है। डॉक्टर सबा शेख एक साइकेट्रिस्ट हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे बैरिस्टर साहब करना चाहूँगा। मैं जानना ये चाहता हूँ कि अभी आज तो हमने देखा कि जाकिर जाफ़र और उनकी मिसेज़ जो थी इस्मत, उनके हवाले से आज फ़ैसला महफूज कर लिया गया। क्या आप फोर्स कर रहे हैं इस सारे मामले को लेके अभी तक इनके पेरेंट्स के, और फिर उसके बाद मैं आपसे जानना चाहूँगा ज़ाहिर जाफ़र के केस के हवाले से। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू इट खान साहब? देखिए जी, जहाँ तक इनके वालिदैन की बात है तो सेक्शन 109 है तज़ीरात पाकिस्तान का, 176 और 201, ये 3 दफ़ात के तहत इनको ट्रीट किया जा रहा है। जहाँ तक 201 की या 176 की बात है तो वो ये कहता है कि अगर आप किसी भी मुलजिम को चाहे वक़ूआ से हटाने से, छुपाने की, भगाने की या एविडेंस को मिटाने की कोशिश करते हैं तो आपको 10 साल तक सजा दी जा सकती है सेक्शन 201 के तहत। एट द सेम टाइम इनके ऊपर सेक्शन 109 इम्पोज किया गया और जब सेक्शन 109 इम्पोज किया जाए इसका मतलब ये है कि इन्होंने अबेटमेंट की है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है इन द कमीशन ऑफ ऑफेंस। स्पेशली जिस ऑफेंस का तज़किरा किया गया है चलान के अंदर 9 दफात को शामिल किया गया है। 376 जो है वो रेप के हवाले से है, 302 जो है मर्डर के हवाले से और दीगर दफात को भी शामिल किया गया है। मैं ये समझता हूं कि जो मोस्ट रेलिवेंट प्रोविजंस हैं टू द एक्सटेंट ऑफ द पेरेंट ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन वो 201 है और 176 है कि इनको पता था कि इनका बच्चा वो ऑफेंस कमिट कर रहा था तो इनको चाहिए था कि वो रिकोर्स कर दे, पब्लिक अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करते ताकि कमीशन ऑफ ऑफेंस को किसी तरीके से रोका जा सकता। इसके साथ साथ दीगर मुलजिमान हैं, 6 थेरेपी वर्क के सेंटर के जो मुलाजमीन थे उनकी जमानतें भी ले ली गई। एट द सेम टाइम खान सामा है, माली है और चौकीदार है, मैं समझता हूँ कि उनको भी लेटर ऑन जमानतें दे दी जाएंगी। लेकिन जो प्रिंसिपल अक्यूज है, जो जाहिर जाफिर की आपने बात की, मैं ये समझता हूं कि ये किसी भी सूरत में ना इसको जमानत दी जाएगी इस केस के अंदर, क्योंकि जो फोरेंसिक एविडेंस है, डीएनए है और वाकयाती और ऑकुलर एविडेंसेस हैं, तमाम के तमाम इसी चीज की गमाजी काशी तर्जुमानी करते हैं कि इसी बंदे ने जो है नूर मुकद्दम के साथ ज्यादती भी की और ज्यादती करने का बड़ी बेदर्दी से, अंदेशनाक और कर्मनाक तरीके से उसका कत्ल भी किया। तो मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ ये समझता हूँ कि विद इन 2 मंथ्स जो है ये ट्रायल कंक्लूड हो जाएगा, चूंकि इसके अंदर जो गवाह थे वो 18 के करीब हैं, लेकिन जो रेलिवेंट विटनेसेस हैं वो 3 से 4 हैं। और एट द सेम टाइम जिस तरह आपने देखा कि ज़ैनब केस था, मोटरवे केस था, उनके अंदर भी कोई इस तरह के चश्मदीद गवाह नहीं थे, आई विटनेसेस नहीं थे। तो ऑकुलर एविडेंसेस की बेसिस पे, फोरेंसिक एविडेंसेस की बेसिस पे और डीएनए की बेसिस पे उनको कन्विक्ट किया गया। और इसी केस के अंदर भी जो फोरेंसिक रिपोर्ट है और डीएनए रिपोर्ट है इसकी बेसिस पे जो है जाहिर जाफी को कन्विक्ट किया जा सकता है। लेकिन आज की जो कार्रवाई थी, जस्टिस आमिर फरूक ने जो रिमार्क्स भी दिए, मैं ये समझता हूं कि शायद कहीं ना कहीं मुझे ये प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी नजर आती है, क्योंकि हाजा हारिस ने 3 रोज इसको केस को आर्ग्यू किया है, शायद कि इसके पेरेंट्स को, स्पेशली इसकी माँ को किसी ना किसी सूरत में जमानत मिल जाए। लेकिन ये असल जो केस है जाहिर जाफिर की हद तक उस पर ये चीज इम्पैक्ट नहीं करेगी। ठीक है। अच्छा, अब जाहिर जाफिर
पे तो यकीनी तौर पे चीज़ इम्पैक्ट नहीं करेगी जिस तरह आप कह रहे हैं, और जो उसके पेरेंट्स का मामला है इसके हवाले से मज़ीद मैं आपसे बात करता हूँ। और मैं खुसूसी तौर पे ये बात आपसे करना चाहूँगा कि मर्डर और हीनियस मर्डर के ऊपर जो है वो क्या एक ही कानून है या मुख्तलिफ है, लेकिन उससे पहले मैं फरजाना बारी साहिबा की जानिब बढ़ना चाहूँगा। वेलकम टू द शो फरजाना साहिबा। हम बात करें कानूनी पहलुओं के हवाले से, लेकिन यकीनी तौर पर एक ऐसा केस है, ऐसा एक हौलनाक वाक़या है जिसके असरात एक लंबे अरसे तक जो है वो लोगों के ऊपर यकीनी तौर पर रहेंगे। मैं जानना आपसे ये चाहता हूँ कि इसके हवाले से जो नूर मुकद्दम है उसकी फैमिली, बहुत सारे उनके सपोर्टर्स जो है वो आए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। क्या इन प्रोटेस्ट से और इस किस्म की आवाज़ रेस करने से लोगों तक ये मैसेज कन्वे हो पाएगा? आपको लगता नहीं है कि इसके अंदर शायद गवर्नमेंट को एक रोल प्ले करना चाहिए कि वो अवेयरनेस कैंपेन्स को लीड करे, प्लीड करे? इस किस्म के जो जराइम हैं वो कमिट होते हैं, उस सोच को ख़त्म करने के लिए भी हुकूमत को ही, गवर्नमेंट को ही कुछ करना चाहिए। लेकिन अफसोस तो यही है ना कि किसी भी जगह पे ना तो इस थिंकिंग को ख़त्म करने के लिए जिसमें मर्द समझता है कि वो एक औरत जो है उसके साथ जैसा चाहे सलूक कर सकता है, और जो एक बहुत एक पेट्रियार्कल वायलेंस जो हमारी सोसाइटी में दिन ब दिन बढ़ रहा है, ना तो उसके खात्मे के लिए कोई इक़दाम हो रहे हैं। और जब ये वायलेंस होता है तो फिर हमारे समाज में जिस तरह से विक्टिम ब्लेमिंग होती है, उस माइंडसेट को रोकने के लिए भी हुकूमतें वक्त कुछ नहीं करती। और फिर जब ये वाक़े होते हैं तो जो मुजरिम है उनको सजाएं देने में हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम नाकाम रहता है। तो वो भी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अपने अदारों को जो है वो आवाम के लिए मौसर बनाया जाए। तो करने को तो ये सारे काम हुकूमत वक्त और रियासत के होते हैं। सिविल सोसाइटी तो सिर्फ आवाज ही उठा सकती है, और क्योंकि हमारी रियासत दिन ब दिन कमजोर हो रही है और रियासती अदारे लोगों को इंसाफ देने में नाकाम है, जिसकी वजह से लोग जो है वो हर बंदा अपने हक के लिए सड़कों पे निकलता है, और इस जुल्म के खिलाफ भी लोग सड़कों पे हैं। कल भी जो है वो बड़ा प्रोटेस्ट था, लोग ताकि एक अकाउंटेबिलिटी, एक जो पब्लिक अकाउंट की जो लोग समझते हैं कि अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उस बच्ची को इंसाफ दिलाए। अब देखिए ना फरजाना साहिबा, इस सारे मामले में आपकी बात काट रहा हूँ, इस सारे मामले के अंदर उसका रेप भी किया गया, उसके बाद उसको कत्ल भी कर दिया गया। मेरा सवाल ये है कि क्योंकि इस कैंपेन की ज़रूरी होना इसलिए है हम सब के लिए कि हमारे माशरे में आप देखती हैं हर रोज़ आपके पास तो ज़रा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती होगी, ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जो इस लेवल के रिपोर्ट ही नहीं हो पाते, या इस लेवल पे उनको प्ले अप ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व होते हैं शायद वो इतने इन्फ्लुएंशियल नहीं, वो एक आम शख्स या गरीब आदमी है। ऐसी कई खबरें आती हैं, तो कितनी ही है जो रिपोर्ट ही नहीं होती होंगी। वाई दे आर हैपनिंग एंड वाई द स्पाइक इज इंक्रीजिंग? क्यों है ये? जी देखिए, ये चीजें क्यों होती हैं, जाहिर है ये जिन माशरों के अंदर मतलब जब तक हमारे समाज में औरत का एक जो मलकियत का तस्वुर है, या औरत को बिल्कुल एक जिस्म के तौर पे आप देखते हैं ना, सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के तौर पे आप औरत को देखें, जब तक आप उसको इंसान नहीं समझेंगे, जब तक जज़ा सज़ा का निज़ाम आप नहीं इस्टेब्लिश करेंगे, तो फिर ऐसे माशरों के अंदर तो जंगल का कानून ही बन जाता है ना। तो उसमें जो जानवर सिर्फ इंसान होते हैं, जिनकी जो जहनियत, जिनकी मेंटेलिटी जो है वो एक हैवानियत उस पर बर्बरियत पे होती है, तो वो फिर इसी तरह के जराइम का इर्तिकाब करते हैं। तो बात ये है ना कि रोज बरोज ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये तो एक तरह से टिप ऑफ द आइसबर्ग है। नमक में जो है ना, आटे में नमक के बराबर जो वाक़यात है, जो रिपोर्ट होते हैं, मेजोरिटी जो आए दिन जो हमारे यहाँ, जाहिर है कि हम उन चीजों पे भी जो है पोजीशन नहीं लेते। हम एक्सट्रीम केसेस के ऊपर तो फिर भी आउटरेज होता है, गुस्सा दिखाते हैं, लेकिन जो एक डेली बेसिस पे डे टू डे जो औरतों के साथ हो रहा होता है, घरों में मारपीट होती है, गाली गलौज हो रही होती है, औरतों को सड़कों पे हरासा किया जा रहा होता है, ये वो रवैये जिनके खिलाफ हम आवाज नहीं उठाते। हम आवाज उस वक्त उठाते हैं जब कोई किसी पे तेजाब फेंक देता है या किसी का गला काट देता है। तो बात यह है कि हमें उधर हाथ उस वक्त रोकना चाहिए जब कोई एक दूसरे के साथ ऊंची आवाज में बात करे, कोई ऐसा एक्ट करे, तो उसको देर एंड देन जो है स्टॉप करना चाहिए। आप फरजाना साहब मेरे साथ रहिएगा, मैं इसी पॉइंट से दोबारा आपके पास आता हूँ। डॉक्टर सबा की जानिब जाना चाहता हूँ। डॉक्टर सबा, ये फरमाइएगा कि ये सारा केस आपके सामने, और ऐसे और बहुत सारे केसेस हैं जो यकीनी तौर पे हर रोज़ हो रहे हैं, कुछ रिपोर्ट हो रहे हैं, कुछ रिपोर्ट नहीं हो रहे, लेकिन एक चीज़ कलेक्टिव फाइंडिंग हमारे सामने आती है कि हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा परवान चढ़ती जा रही है ये सोच और इस किस्म के रवैये और इस किस्म के अमल। हाउ एंड इज़ देयर एनी वे कि हम इसको स्टॉप कर सकेंगे? देखिए, बात ये है कि ये एक औरत नहीं है जिसपे इस तरह का केस देखा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे केसेस आए और बगैर सजा के निकल गए। तो अगर हमारा मुआशरा औरतों के कानून पर
सही तरह से अमल पैरा नहीं होगा तो आप देखें छोटी छोटी बच्चियां भी घरों के अंदर लोग रेप कर जाते हैं, घरों के बाहर कर जाते हैं, स्कूलों में कर जाते हैं। तो इसका मतलब कि सबसे पहले तो हमें औरत के कानून पे फिक्स होना चाहिए कि अगर उसके साथ कुछ बुरा होता है तो वो गरीब है, छोटा बंदा है, बड़ा बंदा है, हमें उसको अमल पैरा करना है। आप देखिए कि अगर किसी से भी कोई गलती होती है तो मैं तो अक्सर औकात इस तरह के लोग देखती हूँ, वो ये कहते हैं कि ये ज़हनी तौर पे ठीक नहीं था। अगर वो बंदा ज़हनी तौर पे ठीक नहीं था तो वो उस घर में खुलेआम कैसे घूम रहा था, वो बाहर कैसे घूम रहा था। फिर आप जैसे जिस ये नूर मुकद्दम केस की हम बात कर रहे हैं, जो जाहिर जाफर है वो अपने घर में था जब नूर उसके घर में गई है और वो 1-2 दिन रुक कर रेप करने के बाद उसके टुकड़े किए गए हैं। तो ये सारी चीजें फिर जाहिर जाफर की पूरी फैमिली ने देखी हैं। तो देखिए, एक तो मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि आप जिस चीज पे कोई एक्शन नहीं ले सकते आप उसको मेंटल इलनेस में डाल दें कि ये मेंटली हेल्दी नहीं है। और हमारा कानून ये कहता है कि मेंटली हेल्दी बंदा ना हो तो उसको सजा जो है उसकी रोकी जाए या वॉट एवर जो कानून है। जी, तो मुझे मेरा ये ज़हन कहता है कि हमारे मुआशरे में जैसा भी ऐसा अमल हो जो औरत के ऊपर, देखिए हम ये क्यों नहीं कहते कि औरतें क्यों नहीं आदमियों पे ऐसे अमल कर रही, अगर तो मेंटल इलनेस है तो फिर औरत को भी तो आदमी पे ऐसे अटैक करने चाहिए ना। लेकिन हम रोजाना डे बाय डे सुनते जा रहे हैं, 2 से 3 ऐसे डेली बेसिस पे सुनते हैं, छोटी बच्ची का रेप हो गया, मेंटली रिटार्डेड बच्ची का रेप हो गया और फिर इस तरह से रेप करके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। तो बात यह है कि अगर हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो फिर हम औरत के कानून को किस तरह से प्रैक्टिकली अप्लाई करें, किस तरह उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। बिल्कुल इसी पॉइंट पे आता हूँ मैं। इस हवाले से जिस तरह आपने पॉइंट आउट किया, कानूनी नुक्ता भी जानना चाहता हूँ। पहले मुझे ये बताइएगा आप अब्रेज साहब के, मैंने इससे पहले आपसे जानना ये चाहा था कि एक है मर्डर, एक है हीनियस मर्डर। हमारे यहाँ कानून के अंदर क्या एक ही कानून है जो दोनों सूरतों में लागू होता है कि हीनियस मर्डर से मुराद मेरी है कि ऐसा जो कि बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे हो या बहुत ही ज़्यादा हौलनाक किस्म का कत्ल किया गया हो। कानून इस हवाले से क्या कहता है सज़ाओं के हवाले से? तरीके से कत्ल किसी का किया जाए जिसे ब्रूटल मर्डर कहा जाता है, जिसे सोसाइटी में इनसिक्योरिटी एंड सेफ्टी जो है जन्म लेती है और लोगों के जहानों कुलूब पे ये चीज रक्स करती है कि इससे सोसाइटी जो है इनसिक्योर होती है। तो उससे 780A मौजूद है जो कि 1997 के अंदर दहशतगर्दी के हवाले से कानून बनाया गया, उसकी दफा को इम्पोज किया जा सकता है। लेकिन इस केस के अंदर चूंकि 302 और फिर उसके बाद दीगर दफा जो 9 दफात को शामिल किया गया, मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा एक जबरदस्त तरीके से इंटेरोगेशन इसकी की गई है, इन्वेस्टिगेशन बड़ी जबरदस्त की गई है। और इस तरह के केसेस के अंदर आपने जिस तरह दूसरे आपके पैनलिस्ट के साथ बात कर रहे थे, मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ ये समझता हूं कि इस कौम को शऊर दिलाने की बजाय टीचिंग, प्रीचिंग और ट्रेनिंग के प्रोसेस से गुजारने की बजाय आप सजाओं के नफाज को यकीनी बनाएं। पाकिस्तान इज वन ऑफ दोज नेशन के जहां पे सबसे ज्यादा जो है लेजिस्लेशन की जाती है और सबसे कम जो है इसके ऊपर जो है अमल दरामद करवाया जाता है। जो मर्डर के हवाले से या रेप के हवाले से कवानीन है वो तो 160 साल पहले से मौजूद है, प्री पार्टीशन लॉज मौजूद हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम जो है इनकी इंप्लीमेंटेशन में है, प्रॉब्लम इनकी इन्फोर्समेंट में है। इसी वजह से जो फरजाना बारी साहबा ने बात की, सजाएं नहीं होती। और जब क्रिमिनल्स को ये पता चलेगा कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो कन्विक्शन रेट है वो 5% है और 95% लोग इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से बच निकलते हैं, तो वो मजीद दीदा दिलेर होकर जुर्म का इर्तिकाब करते हैं। इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस बड़ी क्लियर है इस हवाले से। इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस ये कहती है कि जिन माशरों के अंदर, जिन मुल्कों के अंदर जुर्म करने से पहले या जुल्म करने से पहले या बच्चियों की इस्तें लूटने से पहले मुल्जिमात के हाथ नहीं कांपते, उनके जमीर नहीं मलामत करते, उनकी टांगें नहीं लगती, उनको सरेआम चौंको चौराहे में फांसियां दे, उनको इबरतनाक सजाएं दे, इनका मुंह काला करे, इनको चौंकों में टांगे। लेकिन हमारे यहाँ तो जो एक जनरल परसेप्शन है कि एक शख्स जो 302 के तहत कोई बड़ा ब्रूटल मर्डर करता है उसको तो कन्विक्ट ही नहीं किया जाता। अगर कन्विक्ट किया जाता है तो 2, 3, 4 साल गुजर जाते हैं। ये केस जो है टेस्ट केस के तौर पे इसको डील किया जा रहा है, लेकिन इस केस के अंदर भी 2.5 से 3 मंथ्स गुजर चुके हैं और फर्दर 2 महीने गुजर जाएंगे। अगर मोटरवे केस की ये बताएं अब्रेज साहब कि अब एक बहस छिड़ी हुई है और उसके हवाले से मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें भी सामने आई हैं। जो मुल्जिम है, जो मेन कल्प्रेट है जिसके ऊपर ये सारा केस चल रहा है, ज़ाहिर, उसके हवाले से कहा जा रहा है कि वो रिहेबिलिटेशन में था, वहाँ पे पहले वो खुद रिहैब से गुजरा, सारे प्रोसेस है, उसके बाद उसने लोगों को ट्रेन किया। सो देयर इज़ अ प्रोविजन कि उसकी मेंटल स्टेबिलिटी ठीक नहीं थी, वो इनस्टेबल था।
क्या इसके ऊपर जो है वो केस आगे बढ़ सकता है और किसी सूरत में इसको कोई रिलैक्सेशन या फेवर मिल सकती है? वैसे तो सब्जेक्ट इज अ मैटर, लेकिन मैं वैसे जानना चाह रहा हूँ, इफ नॉट हिम एनीवन एल्स। बिल्कुल नहीं मिल सकती। वो इसलिए कि इसी केस के अंदर जो थी वो थेरेपी सेंटर के जो लोग वहां पे इसकी थेरेपी करते थे उनकी तरफ से कैटेगोरिकली स्टेटमेंट कोर्ट ऑफ लॉ में जो है वो प्रेजेंट कर दी गई है और चालान का हिस्सा बनाई गई है, जिसमें उन्होंने इस चीज की वजाहत की है कि ये कोई पागल नहीं था और इसने जानबूझ के ये सारा ड्रामा किया है। और एक पागल शख्स बिल्कुल इस तरह की हरकतें नहीं करता, इसने जानबूझ के सोचे समझे अपने माँ बाप को भी ये चीजें बताई, चौकीदार को भी पता था, तमाम लोगों को इन चीजों का पता था कि इज गोइंग टू कमिट एन ऑफेंस। और ये बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ समझता हूं कि जब भी कोई मुल्जिम जो है हमारी डेली प्रैक्टिस का हिस्सा है वो इस तरह का ऑफेंस कमिट करता है तो उसके बाद वो हमेशा ये कोशिश करता है कि लॉ के अंदर जहां पे कोई एग्जेम्पशन मिले, कोई लूप होल मिले, वहां से ये फायदा उठा सके। और इसकी जो स्टेटमेंट दी गई है थेरेपी सेंटर के मुलाजमीन की तरफ से, उसके बाद कोई ऐसा चांस नहीं है कि इसकी सजा को एग्जेम्प्ट किया जा सके या अंडर द लॉ ऑफ द मैडनेस इसको किसी किस्म की एग्जेम्पशन दी जाए। ठीक, गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे प्रोग्राम में। वक्त हो चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हैं। फरजाना बारी साहब, ये बताइएगा, जिस तरह बैरिस्टर साहब भी फरमा रहे हैं कि हमारे यहाँ कन्विक्शन रेट बहुत कम है और उन्होंने जो फिगर्स बताई बड़ी हैरान कौन है कि 5% कन्विक्शन रेट है ऑलमोस्ट, और 90-95% लोग जो है वो छूट जाते हैं। अगर माशरे में इस किस्म का एक रुझान होगा और लोग कहेंगे, ये समझेंगे, बल्कि देखेंगे कि यार उसने वो जुर्म किया, उसने वो जुर्म किया, बल्कि इतने लोगों ने जुर्म किया, वो सारे जो है वो घूम फिर रहे हैं, तो लोग तो बहुत ज़्यादा फिर ये चीज़ करेंगे। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू इट फरजाना साहब? जी बिल्कुल, देखिए पार्ट ऑफ द मतलब ये एक तरह से कॉज भी और इफेक्ट भी है सजाओं का ना होना, कि जब सजाएं नहीं होती तो उसकी वजह से जो इस तरह का क्रिमिनल माइंडसेट है वो ज्यादा इनकरेज होता है। उनको लगता है कि चले हम ये करेंगे तो हमें सजा नहीं होगी। अब आप देखेंगे जेंडर बेस्ड वायलेंस का जो केसेस है उसमें कन्विक्शन तकरीबन ना होने के बराबर है, मतलब 0.5 कन्विक्शन रेट है पाकिस्तान के अंदर। तो मैं ये समझती हूँ कि जब तक हम एक अकाउंटेबिलिटी जो है एक नेशनल लेवल के ऊपर एक नेशनल प्लान ऑफ एक्शन नहीं बनता, एक इमरजेंसी डिक्लेयर हम नहीं करते और ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हम रिफॉर्म नहीं करते, जेंडर सेंसिटाइज नहीं करते, ताकि पुलिस जो है इस तरह के केसेस में प्रॉपर एविडेंस जो है वो इकट्ठी करे और जुडिशरी को हम एक टाइम फ्रेम मुकर्रर हो, जैसे कि अभी आई थिंक प्रेसिडेंट का वो जो एक अमेंडमेंट हुई है जिसमें कहा गया है कि 4 महीने के अंदर जो केसेस जो भी जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस है औरतों पे तशद्दुद के केसेस है उनका फैसला जो है वो 4 महीने के अंदर होना चाहिए। तो कम से कम वक्त में अगर फैसले हो और सख्त से सख्त सजाएं जो हमारे कानून में है उनको फौरी तौर पे दिया जाए और उसकी तशहीद भी की जाए, तो मैं समझती हूँ उससे कुछ ना कुछ इनके अंदर मतलब डिटेरेंस पैदा होगी, कुछ ना कुछ खौफ लोगों में होगा कि अगर हम कोई जुर्म करेंगे तो हम हमारे हाथ पकड़े जा सकते हैं। आप खुद सोचें कि ये जो केसेस हुए हैं इवन जिसमें टेस्ट मतलब कोई केस पर हम टेस्ट केस नहीं बना सकते, लेकिन इवन जो मोटरवे वाला जो केस है उसमें भी वो बंदा पहले भी इसी तरह के रेप में पकड़ा गया और छूट गया और फिर दोबारा से वो आजाद फिर रहा था दोबारा रेप करने के लिए। तो ये तो मैं समझती हूँ कि बहुत इस वक्त जो इन्हीं जो एक सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की और हमारे जो इंसाफ और अदब के अदारे हैं जिसमें पुलिस और जुडिशरी का बहुत बड़ा किरदार है, इनके लिए मैं समझती हूँ कि अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म जो होना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए। पुलिस में जब केस आता है तो जो प्रोसिक्यूशन है ये और ये खास तौर पर आप देखें कि हमारे यहाँ इतना ये हो रहा है, डीएनए की फैसिलिटीज हमारे यहाँ ना होने के बराबर है, जो मेडिकल लीगल हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो ना होने के मतलब इतना एक पेंडेमिक की तरह जो है औरतों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, लेकिन उससे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, मुजरिमों को कैसे किरदार तक पहुंचाने के लिए जिस किस्म के इकदाम होने चाहिए, जो हमारे हेल्थ सिस्टम के अंदर मतलब डीएनए की जो फैसिलिटीज है, एविडेंस को मतलब कलेक्ट करने की जो फोरेंसिक फैसिलिटीज है ना होने के बराबर है। मतलब महीनों लग जाते हैं, फोरेंसिक की रिपोर्ट्स नहीं आती हैं,
हैं यहाँ पे, और साल हर साल लग जाते हैं, इन केसेस के फैसले नहीं होते, और फिर लोग भी, हमारी तो शॉर्ट मेमोरी एज ए नेशन, बस फिर लोग भूल जाते हैं, फिर उसके बाद कोई एक और वाक्य होता है, फिर मीडिया भी एक्टिव हो जाते हैं, हम सब लोग भी शोर मचाते हैं, एक वाक्य होता है और खामोशी हो जाती है। तो अब आप देखिए मोटरवे के वाक्य हुआ ना, अभी तक तो हम समझते हैं, हमें तो नहीं पता, उस बंदे को पकड़ तो लिया था, वो सजा उसको अभी तक नहीं हुई, तो मतलब क्या इसमें क्या रह जाता है? लोग खुद मान भी लेते हैं कि उन्होंने जुर्म किया, फिर भी उनको जो है वो बर वक्त सजाएं नहीं होती है। तो ये सजाएं ना होने की वजह से भी बहुत ज्यादा मैं समझती हूँ कि ये जो बीमार जहनीत हमारे समाज में पैदा हो चुकी है, मेरे ख्याल से मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ कि शायद उनको सजा हुई थी, बट एनीवेज डॉक्टर सबा की जाने में बढ़ना चाहता हूँ। डॉक्टर सबा ये फरमाइएगा कि जो ये ज़ाहिर जाफर ने किया और जिस तरह उसने किया, आप रूल आउट करती हैं इस चीज़ को कि उसको कोई मेंटल चैलेंज नहीं था? क्या एक आम शख्स या एक आम जहन या नॉर्मल आदमी इस तरह कर सकता है? देखिए, अगर तो हम डिजीज की बात करते हैं कि कोई शिज़ोफ्रेनिया था जो जैसे कि सुनने में आ रहा है, या बाइपोलर डिसऑर्डर था, या कोई डिप्रेशन सवेयर था, तो ऐसी कोई चीज नहीं दिखती। हाँ, हो सकता है कि उसको पर्सनालिटी, उसके कोई प्रॉब्लम्स हो जो कि उसके चाइल्डहुड से चलते आ रहे हैं, जो कि पेरेंट्स को भी पता हो, तो इसको मेरा नहीं ख्याल कि हम कोई मेंटल हेल्थ इशू कहकर उसको ज़ाहिर जाफर को इसका कोई दे सकते हैं रिलीफ के उसको कोई मेंटल इलनेस था तो उसने ऐसा किया, क्योंकि देखिए सारा कुछ प्लान था और कुछ भी ऐसा नहीं नजर आ रहा कि एक बंदा जो सारा कुछ, अगर वो बिल्कुल मेंटल था तो वो जितने लोग इर्द गिर्द थे उनके कत्ल क्यों नहीं हुए? देखिए, जो मेंटल इलनेस के साथ होता है नॉर्मली हम देखते हैं पहली बार पेशेंट हमारे पास आता है वो हमारे ऊपर भी अटैक करता है क्योंकि वो मेंटली इल होता है, और अगर वो किसी के साथ भी जा रहा होता है या किसी के साथ भी चल रहा होता है वो किसी को भी मार सकता है। लेकिन यहाँ पे इस केस में जाहिर ने नूर को प्रॉपर सारा जो भी किया और उसके बाद रेप किया और उसके बाद उसको कत्ल किया, तो ये तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ नजर आता है। तो मैं जहां तक केसेस देखती हूँ और अपनी प्रैक्टिस में मेरा ख्याल नहीं है कि कोई भी ऐसा पेशेंट इतना प्लान करके चल सकता है, क्योंकि जो पेशेंट होता है वो तो उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होती, वो इतना मतलब चाको चौबंद नहीं हो सकता कि वो 4-5 बंदे मिलाकर बिल्कुल फिक्स चीजें करके करे। और जिस तरीके से ये चीजें हुई हैं इसमें मैं ये कहूंगी कि जितना जल्दी आप इस पे एक्शन लें उतना जल्दी हमारे इर्द गिर्द के लोगों की भी साइकोलॉजी ऑफ माइंड बदलेगी कि हमने कोई गलत काम नहीं करना, स्पेशली औरतों के ऊपर नहीं करना, क्योंकि जब हम सजा नहीं देते तो हमारे दिमाग साइकोलॉजी हमारी मजबूत हो जाती है कि हम औरत पे कोई भी कदम उठाएं तो उसकी कोई सजा नहीं है। यकीनी तौर पे बिल्कुल ठीक है। वकास अब्रे साहब ये बताइएगा कि जिस तरह ये भी जिक्र कर रही हैं अभी डॉक्टर सबा भी, हमने सारे मामले के अंदर ये देखा, इस सारे केस के अंदर हमने ये देखा कि बहुत सारे प्लसेस और माइनसेस थे जो हमारे सामने हमारी सोसाइटी के निकल आए। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे सामने आए जो एक साथ हो गए, वो जुड़ गए और आवाज़ में आवाज़ मिलाई, और बहुत सारे ऐसे थे जो यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा इस फेवर में नहीं थे कि इसको सख्त से सख्त या सख्त तरीन सज़ा दी जाए। कुछ लोगों ने इसको ऑनर की तरफ भी डायरेक्ट करने की कोशिश की, जबकि जाहिर है वो उसकी बीवी नहीं थी, लेकिन मुमकिन तौर पे ऐसी पॉसिबिलिटी थी कि शादी हो सकती है। ऑनर किलिंग की कोई यहाँ पे प्रोविज़न बनती है किसी तरह, किसी सूरत, या गुस्से में आना, तैश में आना, या कोई ऐसी चीज़ क्या प्रोवोक होते हैं? देखिए, ऑनर किलिंग का तो हमारे लॉ के अंदर कोई कंसेप्ट मौजूद नहीं है। जहाँ पर शरीयती हमारे मोहम्मदन लॉ की बात है उसके अंदर भी ऑनर किलिंग का कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया। वो कौन सी किलिंग है जो ऑनर की बेस पे की जाती है? ये तो वर्ड बजाते खुद गलत है। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये करना चाहूंगा, लेट्स से अगर कोई शख्स ये कह भी देता है कि मैंने गैरत के नाम पे कत्ल किया है, तो सेक्शन 311 मौजूद है जो ये कहता है कि अगर आप गैरत के नाम पे भी कत्ल करते हैं तो फिर भी उसकी सजा जो है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है। ये 2016 के अंदर क्रिमिनल अमेंडमेंट की गई और इसके अंदर ये 311 प्रोविजन जो है वो इंसर्ट की गई। दूसरी यहाँ पे बड़ी एक जरूरी बात थी जो फरजाना बारी साहबा ने भी की और दूसरे आपके पैनलिस्ट ने भी की। मैं ये समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी के अंदर इस वक्त जो है वो पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है, जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है। आपने मोटरवे केस के वाकये का जिक्र किया, अक्टूबर 2020 में वो बदनसीब वाकया रूनुमा हुआ और 21 मार्च 2021 को उसका फैसला आया, लेकिन अभी तक जो है
उनकी अपील जो है लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग और उसके अंदर कोई सजा और जजा का फैसला नहीं किया जा सका। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। 2016 की अपील जो है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इंटरटेन की जा रही हैं, तो वो जो मोटरवे का एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस था जिसपे मीडिया ने अपने कपड़े काले किए, लाओ, लश्कर, बैनर्स और बहुत ज्यादा आवाज बुलंद की, एनजीओस निकल आई, लेकिन अभी तक उसका जो अपील है वो पेंडिंग है। एट द सेम टाइम मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूंगा तो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी 51,000 जो मुकदमात वो पेंडिंग है। लिहाजा जब डिले डिफीट एक्विटी वाली सूरत हाल नजर आएगी कि जो इतनी ज्यादा हमारे जस्टिस सिस्टम के अंदर तहीर कर दी जाती है, एक टेस्ट केस में भी एक प्रेसिडेंट। अच्छा, इसी में एक बात ऐड कर लें कि डिलेड इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो कितना और किसको बेनिफिट देती है? वो क्यूज पर्सन को बेनिफिट करती है, चूंकि एक मुद्दई, एक साहिल, एक मुस्तगीस या मजरूब जब अदालत का दरवाजा खटखटाता है तो वो रियासत अपना हक मांगता है, और जब वो हक मांगता है तो वो फ्री में हक नहीं मांगता बल्कि वो अपनी मर्जी का कोई वकील करता है, करप्ट फीसें भरता है, अपना टाइम जो है वो वेस्ट करता है। उसके बावजूद भी जब वो जो इंसाफ उसे 6 महीनों में मिलना चाहिए, 1 साल में, जब वो 5 साल पे चला जाता है तो वो इस निज़ाम में इंसाफ से मायूस हो जाता है, डिसअपॉइंटेड हो जाता है। और स्पेशली इसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट जो एक्यूज पर्सन को जाता है वो दीदा दिलेर होते हैं, और जो इन क्रिमिनल मेकिंग है, स्पेशली जो गंदी, दबीज और घटिया सोच रखते हैं या ऑफेंस कमिट करने या डिजाइन करने की कोई आइडिया रखते हैं, उनको ये जरूर मैसेज आता है कि ये निज़ाम में इंसाफ जो है हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ पे मुद्दई, यहाँ पे मजरूब जो है वो अपनी माँ का, अपनी बहन का कोई कल्बे मर्ज या किसी किस्म का भी ऑफेंस जो है वो लेने के लिए अदालत में जाएगा, लेकिन अदालत का दरवाजा खटखटाने में, खुलने में इतनी ज्यादा ताहीर हो जाएगी कि इसका अल्टीमेट जो बेनिफिट है वो एक्यूज पर्सन को चला जाएगा। आप वैसे खान साहब ज़ाहिर प्रैक्टिस भी यकीनी तौर पे करते हैं और बड़ी करीब से आपने ये लॉ के मामला देखे हैं, आपको लगता क्या है कि इस डिले या इतने लेंथी लॉन्ग जो प्रोसीजर्स हैं उसके पीछे एक, अगर मैं आपसे पूछूं, रीज़न आप बता सकें तो वो क्या है? सबसे पहले जजेस की तादाद को बढ़ाया जाए और पुलिस की तादाद को बढ़ाया जाए, इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को बेहतर किया जाए ताकि 17 दिन के अंदर जो चलान है वो कोर्ट में सबमिट किया जाए, डे टू डे ट्रायल कंडक्ट किया जाए और 2-2.5 माह के अंदर जो है वो इसका फैसला दिया जाए और मुल्जिमान को ये इंप्रेशन दिया जाए और क्रिमिनल मेकिंग उनको इम्पैक्ट दिया जाए कि अगर आप कोई इस तरह का हीनियस ऑफेंस करेंगे तो हमारा जुडिशियल सिस्टम आपको किसी सूरत में स्पेयर नहीं करेगा और आपके लिए सजाए मौत और फांसी का फंदा तैयार होगा। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, टाइम की कुछ कमी का सामने, आपके ख्याल से चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए डॉक्टर सबा कौन सी चीज़ें हैं जो हमें गवर्नमेंट लेवल पे इमीडिएटली करने की ज़रूरत है टू रिड्यूस द स्पाइक इन वायलेंस? देखिए, अगर हर केस ऐसा आता है और उसमें डाउट होता है कि ये मेंटल इलनेस है तो गवर्नमेंट को अपने जो है, जैसे लॉयर्स हैं, जैसे जजेस काम कर रहे हैं, जैसे पुलिस काम कर रही है, वैसे ही कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट रखने चाहिए जो उसी वक्त इन्वेस्टिगेशन और उसके असेसमेंट करके प्रॉपरली गाइड कर सके कि आप इसमें कोई मेंटल हेल्थ इशू का डाउट रखना है या नहीं रखना। क्योंकि देखिए, बाकी सारे मामला चल रहे होते हैं लेकिन जो साइकोलॉजिकल हेल्थ को मेजरमेंट करना है वो बहुत डिले हो जाता है। आप देखिए, अब ये केस चल रहा है लेकिन कभी इसमें कहा जाता है कि कोई मामला इसमें है खराब, कभी कहते नहीं है। कोई ऑथेंटिक अगर सरकारी बैठे में हो, कंसल्टेंट अच्छे वाले सीनियर बैठे में हो, तो वो उसी वक्त इसकी असेसमेंट 2 से 3 दिन में करके बता सकते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम है या नहीं, दोबारा असेसमेंट की भी जरूरत है या नहीं है। ठीक है ना। तो अगर ये चीज भी साथ हो जाए तो मेरा ख्याल है कि पुलिस, जुडिशरी और साइकोलॉजिकल हेल्थ, आप खुद नोट करें कि जब भी कोई ऐसा केस आता है तो ज्यादातर यही एक्सक्यूज होता है कि साइकोलॉजिकली फिट नहीं है। तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन जैसे बाकी चल रही होती है, अगर साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी हो जाए तो बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी कि हमें जल्दी से जल्दी सजा तक पहुंचने के लिए कोई चीज रोकती नहीं है। ठीक है, जल्दी से जल्दी सजा तक हमें पहुंचने की ज़रूरत है। डॉक्टर सबा शेख हमारे साथ मौजूद थी, फरजाना बारी साहिबा ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया था, वक़ास अब्रेज़ खान हमारे प्रोग्राम का हिस्सा थे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।